अगर अभी तक आप सभी ने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर पहले आप इस कहानी का पहला भाग सुन लीजिए। फिर आप इस कहानी को कंटिन्यू करिएगा क्योंकि यह कहानी का पार्ट 2 है। और एक और बात दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ध्यान से देखिए, यह मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है हॉरर स्टोरी बाय सागर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सकें। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तुम दोनों को रास्ते में कई भ्रम हुए होंगे। परी कहती है कि हाँ सरपंच जी, कई भ्रम हुए। सरपंच जी कहते हैं कि हमारे गांव में जो किसान था उससे भी यही गलती हुई थी, तो उसे भी कई भ्रम हुए, पर वह कुछ नहीं कर सका। उसे जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। हाँ, राजा भैया ने हमें किशन के बारे में बताया था, परी कहती है। सरपंच जी कहते हैं कि वैसे भी यह किताब वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास वह जादुई बक्सा है। अभी 24 घंटे के लिए इस किताब का दरवाजा खुला है। मंत्र पढ़ रहे साधु पुरुष इशारे से सरपंच जी को कुछ समझाते हैं। सरपंच जी कुछ सामान डालकर एक गठरी बनाकर परी को दे देते हैं। लो परी बेटा, यह सामान अपने पास रखो। सरपंच जी, आपने यह सामान मुझे क्यों दिया है? मुझे इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है? थोड़ी देर में हम तुम्हें इस किताब में भेज देंगे, सरपंच जी परी को कहते हैं। तो परी चौंक जाती है, क्योंकि तुमने भव्य के साथ फेरे लिए हैं। तुम उसकी अर्धांगी हो, यानी कि उसका आधा अंग, तो तुम ही जाकर उसकी मदद करोगी। ध्यान रहे परी, भव्य कुछ समय पीछे गया है। यह किताब पुराने समय की है। भव्य को वहाँ कुछ याद नहीं होगा। यहाँ जब 1 घंटा खत्म होगा तो वहाँ पूरा 1 दिन। भव्य को वहाँ बड़ी तकलीफ होगी। तुमको वहाँ जाकर होनी अनहोनी को टालने की कोशिश करनी होगी। वहाँ पर भव्य को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो और भव्य खुद कौन है। वह जादुई बक्सा बस उसके पास रहना चाहिए। तुम इस बात का ख्याल रखना। तीनों साधु पुरुष अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर देते हैं। राजा को इशारा करते हैं अपने पास आने का। राजा तुरंत उन तीनों के पास जाकर बैठ जाता है। वह चारों जन अब एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठ जाते हैं। परी को भी भव्य के पास बैठ जाने का इशारा करते हैं। परी तुरंत भव्य के पास जाकर बैठ जाती है। राजा और परी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मंत्रों की आवाज और तेज गूंजने लगती है। सरपंच जी भी अब बैठ जाते हैं। धीरे धीरे परी को एहसास होता है कि वह कहीं तेज रफ्तार में चली जा रही है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सब तरफ रेगिस्तान है। वह अभी भी चली जा रही है। परी का कंठ सूखने लगता है। उसे अब पानी की जरूरत महसूस होती है। वह इधर उधर देखती है। उसे दूर कहीं शोर सुनाई देता है। परी अभी भी चली जा रही है। परी की नजर अचानक ही अपने कपड़ों पर जाती है। उसके कपड़े पुराने समय के कपड़ों की तरह होते हैं। उसके हाथ में बड़े बड़े कंगन होते हैं। पैरों में भारी भारी पायल होती है। परी ने बड़ा ही भारी लहंगा और चुन्नी पहन रखी होती है। परी अपने आप को देखती हुई चलती जाती है। वह शोर वाली जगह पहुंच जाती है। वहां भीड़ इकट्ठी हो रखी होती है। वह भीड़ को चीरते हुए आगे जाती है तो वहां का नजारा देख परी के होश उड़ जाते हैं। लोग वहां बेरहमी से किसी को मार रहे होते हैं। परी देखने की कोशिश करती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। परी फिर से कोशिश करती है। इस बार वह लोगों को हटाकर आगे आने की कोशिश करती है। हटो हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इसे? इस बार सब परी की आवाज सुनकर डर जाते हैं। सब परी को देखकर शांत हो जाते हैं। सारी भीड़ एक तरफ हो जाती है। सब अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। परी को बड़ा अजीब लगता है। वहां दूसरी ओर जो मार खा रहा होता है, परी उसे देखने की कोशिश करती है, पर वह उल्टा पड़ा होता है। परी उसे नहीं देख पाती है। तभी भीड़ से एक जन बाहर आता है और परी को प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम राजकुमारी सा, आप यहाँ पर कैसे? आपको यहाँ आना शोभा नहीं देता है। हम सब है ना, हुक्म करो। परी शक पका जाती है, फिर तुरंत ही समझ जाती है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि उन्हें लगे कि मुझे कुछ पता नहीं है। परी अपने आप को संभालती है और कहती है कि हाँ वो सब ठीक है, मुझे बड़ी प्यास लगी थी इसलिए यहाँ तक आ गई।
तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? कौन है ये? वहां उपस्थित एक जन बोलता है, क्या कह रही हो राजकुमारी सा? आपने ही तो कहा था इसे सबक सिखाने के लिए। परी के मुंह से निकलता है, क्या मैंने कहा था? परी फिर से शांत होने की कोशिश करती है। अच्छा हाँ, कहा था। परी कुछ सोचती है, फिर कहती है कि इसने सीखा सबक, अकल ठिकाने आई इसकी। पीछे से आवाज आती है, भाई साहब आप यहाँ? परी पीछे मुड़कर देखती है। एक ऊंची कद काठी वाला आदमी बड़े ही रोब से चला आ रहा था। परी के कानों में आवाज आती है कि अरे राजकुमार सा पधार रहे हैं। परी तुरंत ही समझ जाती है कि वह कौन हो सकता है। देखो भाई साहब, आपने कहा था कि उसे सबक सिखाना है। अब तो वह अच्छी तरह से समझ चुका होगा कि राजघराने के परिवार वालों को मना करने का नतीजा क्या होता है। कैसे मना किया उसने हमारी बाईसा को वह छोटा सा बक्सा देने से। लेकर आ शेखर वो बक्सा उससे। परी चुपचाप खड़ी होती है। उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। परी देखती है कि वह शेखर नाम का आदमी जाता है और बड़ी ही बेरहमी से उस नीचे अधमरी अवस्था में पड़े आदमी से वह बक्सा छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही शेखर वह बक्सा अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, नीचे गिरा हुआ वह आदमी कहराता है और अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करता है, पर वह नाकाम रहता है। शेखर कामयाब होता है उससे वह बक्सा छीनने में। नीचे पड़ा आदमी बुरी तरह से रोता है, जैसे उसकी आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहे हो। दे दो मुझे मेरा बक्सा, वापस दे दो, माँ की निशानी है वह आदमी रोते ही जा रहा होता है। परी देखती है उस आदमी को तो उसकी आंखों को यकीन नहीं होता है कि वह और कोई नहीं भव्य ही होता है। परी के मुंह से आह निकलती है, भव्य? ये तो भव्य है। पर परी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। शेखर परी के पास आता है और परी के सामने वह बक्सा लाकर रख देता है। परी को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। परी सोचती है कि मैं तो यहाँ भव्य की मदद के लिए आई थी, पर यहाँ तो मैं ही भव्य की दुश्मन बनी हुई हूँ। परी के मुंह से अचानक ही निकलता है, ले जाओ इस बक्से को यहाँ से, नहीं चाहिए मुझे। राजकुमार आगे बढ़कर उस बक्से को उठाता है और कहता है कि क्या कर रही हो बाईसा? कल तक तो आप किस कदर बेचैन थे इस बक्से को पाने के लिए, अब क्या हो गया है आपको? परी जवाब देती है, इस तरह एक निहत्थे आदमी पर वार कर आप कैसे कुछ ले सकते हो? मुझे इस तरह यह बक्सा नहीं चाहिए था। तो कैसे चाहिए बाईसा? राजकुमार कहता है, मुकाबला होना चाहिए। परी कहती है, क्या मुकाबला और किससे? इससे? राजकुमार नीचे पड़े हुए आदमी की ओर हाथ कर कर इशारा करता है, हाँ इससे भाई साहब। राजकुमार शेखर से कहते हैं, अरे ओ शेखर जा, उसको लेकर आ यहाँ, मुकाबला करना है, बाईसा का हुक्म है। ऐसे नहीं भाई साहब, इस बेचारे की हालत नहीं है अभी, हम इसको एक मौका देते हैं अपनी तरफ से तैयारी करने की। अचानक ही खड़ी भीड़ में बातचीत होने लगती है। अब बेचारा लग रहा है, पहले तो मारने पर आतुर थी, अब दया दिखा रही है। पता नहीं क्या होगा अब इस अनाथ बेचारे का। सारा घर तो तोड़ दिया, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा बेचारा भागीरथ। शेखर चिल्लाता है, ए चुप करो तुम सब, ये क्या बोल रहे हो? जानते नहीं हो तुम क्या और किसके लिए बोल रहे हो? भीड़ शेखर की एक धाड़ से शांत हो जाती है। परी इस मौके का फायदा उठाती है और वहां ऐलान कर देती है कि मुकाबला होने तक भागीरथ की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। मुकाबला आज से 5 दिवस के बाद होगा। राजकुमार और बाकी सब वहां मौजूद हर एक शख्स को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि राजकुमारी ऐसा कैसे बोल रही हैं। ये तो राजकुमारी नहीं, कोई और ही है। पर राजकुमार परी के पास आता है और कहता है कि जो हुक्म बाईसा, माँ बापूजी के जाने के बाद आप ही ने राजपाट संभाला है, हमें आपका हर आदेश मंजूर है। राजकुमार शेखर से कहते हैं कि यह बक्सा भागीरथ को दो और उसे राजकुमारी सा का आदेश सुनाकर हवेली लेकर आओ। अब भीड़ में बड़ी व्याकुलता होती है राजकुमारी का नया रूप देखकर। क्या हुआ है राजकुमारी को? चलो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, अब कुछ भला होगा हमारा। राजकुमार और परी निकल जाते हैं वहां से। परी जाते हुए जब पलटती है और भव्य को देखती है तो उसके मुखमंडल पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। परी पहले से ही हवेली पहुंच जाती है।
राजकुमार के साथ। परी हवेली पहुंचने के बाद बेसब्री से भव्य का इंतजार करने लगती है। राजकुमार परेशान परी को देखकर पूछता है, क्या हुआ है भाई साहब, आप परेशान नजर आ रही हैं। कुछ नहीं भाई साहब, परी कहती है। भाई साहब, आप कुछ बदली बदली नजर आती हैं, पहले तो कभी आप ऐसे नहीं थी, क्या हुआ है आपको। माँ पिताजी के जाने के बाद आपने ही सब कुछ संभाला है, पर कभी इतना परेशान नहीं देखा आपको। उस भागीरथ को एक मौका और देने की क्या जरूरत थी। उस बक्से के लिए पहले तो उसकी सारी दुनिया ही उजाड़ दी हमने। वो चमकीला बक्सा और उसके राज सिर्फ आपको ही पता है। क्या राज है उस बक्से के भाई साहब, बताइए ना। पर यह सब सुनकर सोच में डूब जाती है कि वह इन सब बातों का क्या जवाब दे। उसे तो खुद ही नहीं पता बक्से का राज क्या है। परी सोचकर बोलने की कोशिश करती है। तभी शेखर भागीरथ को लेकर आ जाता है। परी भव्य को देखकर खुश हो जाती है। परी के चेहरे पर मुस्कान देखकर राजकुमार और शेखर दोनों अचंभित होते हैं। शेखर कहता है कि हुकुम राजकुमारी सा, आपके कहने पर इसे हम ले आए हैं। अब क्या करना है आप बताइए, इसे कहाँ ठहराना है। राजकुमार शेखर को उसकी बात का जवाब देता है। पूछने की क्या जरूरत है शेखर, इसे वहीं लेकर जाओ जहां सब नौकर रहते हैं, ये वहीं रहेगा। परी के मुंह से तुरंत ही निकल जाता है, नहीं, ये नौकरों वाली जगह पर नहीं रहेंगे। शेखर भव्य को लेकर खड़ा होता है। शेखर ने एक हाथ से भव्य को पकड़ा हुआ होता है। भव्य की हालत इतनी खराब होती है कि वह बेहोश सा होता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। परी ये ऐलान करने को कहती है कि इनकी ये हालत हमारी वजह से हुई है। इनकी रहने की व्यवस्था अच्छे से की जाए और इनकी देखभाल में कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए। सब अचंभित। राजकुमारी का आदेश सुनकर परी का अगला आदेश, मुकाबला कल शाम को होगा। परी कहती है कि इस मुकाबले से हमारी आन बान और शान सब जुड़ी हुई है। यह मुकाबला भागीरथ जी और इस हवेली के राजकुमार हमारे भाई साहब के बीच होगा। यह मुकाबला आर और पार का होगा। इस मुकाबले में जीतने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सब आश्चर्यचकित होकर अपनी राजकुमारी के आदेश को सुन रहे थे। राजकुमार ये आदेश सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि यह मुकाबला वह आसानी से जीत जाएंगे। कहाँ भागीरथ, कहाँ मैं। राजकुमार यह सोचकर मुस्कुराता है। कमजोरी से बेहाल भव्य भी यह सब सुन रहा होता है। उसे भी कहीं ना कहीं यकीन होता है कि जो वह चाहता है उसे वह जरूर मिलेगा, वह जरूर जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ सरपंच जी और साधु पुरुष अभी भी मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हैं। वहां 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। किताब की दुनिया में अब 1 दिन व्यतीत हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह भागीरथ बाहर मुकाबले की तैयारी कर रहा होता है। परी उसके पास आ जाती है। परी कहती है कि कैसी चल रही है तैयारी, जीतना है आपको, अपने बक्से को संभाल कर रखना। भागीरथ बीच में ही बोल उठता है, किस मिट्टी की बनी हो आप, आपको हुआ क्या है। कल तक आप मेरी जान के पीछे पड़ी थी उस बक्से के लिए। आपको पता है यह बक्सा मुझे कितना प्यारा है, हमारी खानदानी निशानी है। आज आप जहाँ खड़ी हैं वह जमीन हमारे पुरखों की थी, जिसे धोखे से आपके पिताजी ने हड़प ली। यह जमीन जायदाद राजघराना सब हमारा था और आपने। भागीरथ तुम्हारी इतनी हिम्मत। राजकुमार आता है, वह सब सुन लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह भागीरथ पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी परी उसे रोक लेती है। छोड़ो मुझे भाई साहब, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको यह सब बोलने की, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं भाई साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप चलिए यहाँ से, सारा फैसला मुकाबले से हो जाएगा। परी राजकुमार को वहां से ले जाती है। कुछ समय पश्चात सारा गांव हवेली के बाहर स्थित मैदान में इकट्ठा हो जाता है। हवेली के बाहर स्थित मैदान में सारी व्यवस्था की जाती है। मुकाबला थोड़ी देर में होने ही वाला होता है। वहीं राजकुमार दूसरी ओर कुछ अलग ही करने की सोच रहा होता है। राजकुमार गुप्त रूप से ये योजना बना रहा होता है कि जिसकी खबर परी को भी नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजकुमार को यह शक हो जाता है कि राजकुमारी अब पहले जैसी नहीं है, वह उसका साथ नहीं देंगी। क्योंकि राजकुमार को अब किसी भी तरह से यह मुकाबला जीतना था। उसे पता था कि अगर वह बक्सा भागीरथ के पास रहा तो बाजी पलट भी सकती है।
राजकुमार कहीं से भी अब खतरा नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वह योजना बना रहा था उस बक्से को धोखे से हासिल करने की। पर परी को इसकी भनक लग जाती है। नहीं राजकुमार, यह सही नहीं कर रहे हैं आप, धोखा सही नहीं है। परी सब सुन लेती है और चिंतित हो जाती है। राजकुमार की योजना को कैसे नष्ट करना है वह इसके बारे में सोचने लगती है। तभी परी छुप कर देखती है कि राजकुमार अपने लोगों को भेज देता है। राजकुमार कुछ सोचकर खुशी से मुस्कुराता है। परी घबरा जाती है और तुरंत वहां से निकलकर उन लोगों का पीछा करती है। वह सब छुपकर वहां जाते हैं जहां पर भागीरथ ठहरा होता है। परी वहीं दूर से उन सबको देख रही होती है। वह प्रतीक्षा करती है कि वह अब क्या करेंगे। वह मन ही मन सोच लेती है कि उसका अगला कदम क्या होगा। परी छुपकर सब देख रही होती है। अगला कदम क्या होगा उन लोगों का, यही सोच रही होती है। तभी उसका हाथ अचानक से उस थैले पर जाता है जो उसे सरपंच जी ने इस जादुई किताब में आने से पहले दिया था। परी ने अपने से अलग ही नहीं किया था उसे। परी उस थैले को खोलती है। उस थैले में एक छोटी सी थैली होती है और कुछ दिखाई नहीं देता परी को। ऐसे जब परी थैले को हिलाती है तो वह भारी होता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह थैला जादुई थैला है। जब जिस वस्तु की जरूरत होगी तब वही वस्तु दिखाई देगी। परी सोचती है कि इसका कैसे इस्तेमाल करें। परी उस थैली में हाथ डालकर देखती है। वह तो बहुत ही बड़ी होती है, बाहर से छोटी अंदर से बहुत बड़ी। परी तुरंत समझ जाती है कि आगे क्या करना है। परी धीरे धीरे उन लोगों के पास आ जाती है जो भव्य का बक्सा चुराने की फिराक में थे। पीछे से थैली उन सब के ऊपर डाल देती है। वह सब उस छोटी सी थैली में समा जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैदान में सब धीरे धीरे बात करनी शुरू कर देते हैं कि राजकुमारी सा ने पहले कहा था कि मुकाबला 5 दिवस के बाद होगा, फिर अगले ही दिन मुकाबला क्यों रखा। धीरे धीरे भीड़ बेकाबू होने लगती है तो मंत्री उन्हें चेतावनी देकर रोकते हैं। अगर शांत नहीं हुए तो इसका सबको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। किसी तरह मंत्री सिपाही भीड़ को काबू में करते हैं। इतने विरोधी स्वर मैदान में गूंजते हैं तो इसकी भनक राजकुमार को लगती है। वह मैदान में पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ परी भी उस छोटी सी थैली में उन लोगों को बंद कर अपने पास रख लेती है। परी भी अब मैदान में पहुंच जाती है। कुछ समय पश्चात भागीरथ भी वहां पहुंच जाता है। भागीरथ यहाँ? अचानक ही राजकुमारी के मुंह से निकलता है। भागीरथ यहाँ? अचानक ही राजकुमार के मुंह से निकलता है। राजकुमार इधर उधर देखता है। क्या हुआ भाई साहब, आप परेशान लग रहे हैं? परी राजकुमार से पूछती है। कुछ नहीं भाई साहब। राजकुमार परी को देखकर चौंक जाता है और सकपकाकर उसे जवाब देता है। परी फिर से पूछती है, बताइए भाई साहब क्या हुआ है? इस बार परी थोड़ा जोर से बोलती है। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आता। वह बस परी को देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर मैदान में मौजूद सभी जन परी और राजकुमार की बात सुन रहे होते हैं। परी फिर से चिल्लाती है, बोलो भाई साहब, आप भागीरथ को देखकर हैरान कैसे हुए? कुछ होने वाला था क्या उन्हें? ये क्या कह रही हैं भाई साहब? मुझे क्या पता क्या होने वाला था। राजकुमार परी की बात का जवाब देता है। भागीरथ को कुछ समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है। ठीक है भाई साहब, आप कुछ नहीं बताना चाहते तो परी सबके सामने ऐलान करती है कि राजकुमार और भागीरथ के बीच मुकाबला शुरू किया जाए। राजकुमार शंका के साथ मुकाबले के लिए आगे बढ़ता है। भागीरथ भी मैदान में मुकाबले वाली जगह पहुंच जाता है। भागीरथ अपने पास मौजूद बक्से को टटोलता है, अपने सिर पर बक्से का स्पर्श करता है और तैयार होता है मुकाबले के लिए। राजकुमार यह देख सहम जाता है। राजकुमार को इस बक्से की ताकत का अंदाजा होता है। मुकाबला शुरू होता है। भागीरथ आगे बढ़ता है और राजकुमार को उठाकर पटक देता है। इतनी ताकत से गिराता है कि राजकुमार फिर उठ ही नहीं पाते हैं। राजकुमार खूब कोशिश करते हैं पर उठ ही नहीं पाते हैं। राजकुमार सोच रहे होते हैं कि वो लोग बक्सा क्यों नहीं ले पाए। राजकुमार की हार और भागीरथ की जीत तय हो जाती है। तभी परी खुश होकर आगे बढ़ती है तो वह छोटी सी थैली नीचे गिर जाती है। थैली से वह सब बाहर आ जाते हैं जिन्हें परी ने कैद किया था। उन लोगों को अचानक देख सबके होश उड़ जाते हैं।
राजकुमार और भागीरथ भी उनको देखकर चौंक जाते हैं। उनको देखकर राजकुमार गुस्से से आग बबूला होकर उनकी तरफ बढ़ता है। कहाँ मर गए थे तुम सब के सब? बोलो, चुप क्यों हो? पता है तुम्हारी वजह से कितना अपमान हो गया है मेरा, कितना कुछ भुगतना पड़ा है मुझे। अचानक से राजकुमार को होश आता है कि वह यह सब क्या बोल गया सबके सामने। परी कहती है कि बोलो भाई साहब, पूरी बात सबको बताओ, चुप क्यों हो गए? मैं बताती हूँ सबको। भाई साहब ने भागीरथ को हराने के लिए धोखे से उसके पास मौजूद बक्से को हथियाने की कोशिश की थी, जिसमें उनका साथ इन लोगों ने दिया जो अभी थैली से बाहर निकल कर आए थे। इनको मैंने ही कैद किया था। यह मुकाबला न्याय करने के लिए रखा गया था, अन्याय करने के लिए नहीं। राजकुमार बीच में ही बोल उठते हैं। क्या कहा आपने भाई साहब? आपके मुंह से न्याय और अन्याय की बात शोभा नहीं देती है। चारों तरफ सब यही चर्चा करने लगते हैं कि राजकुमारी के अंदर इतना बदलाव कैसे संभव है। यह राजकुमारी है भी या नहीं? उन्होंने तो एक क्रूर राजकुमारी को ही देखा था। राजकुमार इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि राजकुमार इस मुकाबले को राजघराने पर अपनी सत्ता हासिल करने के लिए जीतना चाहते थे। पर उन्हें सब कुछ अपने हाथ से जाता नजर आता है, तो राजकुमार सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, यह राजकुमारी नहीं है, कोई बहरूपिया है। यह इस राजघराने को बर्बाद करने के लिए यहाँ आई है। देखो, इसके पास यह जादुई थैली भी है। यह जरूर जादू जानती है, सब बर्बाद कर देगी यह। मुझे तो लगता है कि यह भागीरथ भी इससे मिला हुआ है। पता नहीं इस राजघराने की असली राजकुमारी को कहाँ छुपा कर रखा है। भाई साहब, कहाँ हो आप? राजकुमारी, कहाँ हो आप? राजकुमार यह सब बोलकर दहाड़े मारकर रोने का नाटक करने लगता है। सब जन उनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, यह हमारी राजकुमारी नहीं है, पकड़ो इसे। सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। परी डर जाती है। सब लोगों को अपनी ओर आते देख परी भागीरथ को लेकर वहां से निकल जाती है। सब लोग उन दोनों का पीछा करते हैं, पर परी और भागीरथ वहां से भागकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। परी और भागीरथ भागते भागते थक जाते हैं। परी भागीरथ को रुकने को बोलती है। वह दोनों एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद परी को वह थैला याद आ जाता है जो सरपंच जी ने परी को उस किताब में आने से पहले दिया था। वह उसमें हाथ डालती है। परी को उस थैली में जो मिलता है वह उसे बाहर निकाल कर रख देती है। वह दोनों देखते हैं कि एक छोटा सा दिखने वाला वाहन नीचे रखने के बाद बड़ा हो जाता है। वह दोनों उस वाहन में बैठ जाते हैं। रथ की तरह दिखने वाला वाहन बड़ी तेज रफ्तार से चलता है। शाम का वक्त हो जाता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। उन दोनों को समझ नहीं आता है कि यह वाहन उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। राजकुमारी सा, हम कहाँ जा रहे हैं? यह सब क्या है? आप क्या चाहती हैं? मेरा सब कुछ बर्बाद करने के बाद आप यह सब क्या कर रही हैं? परी के मुंह से निकलता है, मुझे भी नहीं पता परी के मुंह से भव्य नाम निकलने ही वाला होता है। तभी परी फटाक से भागीरथ बोलती है, मुझे भी नहीं पता भागीरथ जी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी भागीरथ देखता है और चौंकता है। अरे अरे, यह वाहन तो हमें यहाँ लेकर आया है। भागीरथ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। खुशी से भागीरथ का चेहरा चमक उठता है। हवेली, मेरे पुरखों की हवेली। वाहन वहीं रुक जाता है। राजकुमारी साथ, देखो मेरे पुरखों की हवेली। भागीरथ परी से कहता है तो परी हैरान हो जाती है। परी कभी हवेली को कभी भागीरथ को देखती है। वह क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर यह वाहन हमें यहाँ क्यों लेकर आया है? भागीरथ परी से कहता है, इस हवेली को वीरान हुए अरसा बीत गया। यहाँ तो आने की सख्त मनाही थी। आपके साथ जो हादसा हुआ बचपन में, इसके बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया था और आज आप खुद मुझे यहाँ लेकर आई हैं। क्या चाहती हैं आप? बताइए मुझे। परी परेशान हो जाती है। भागीरथ के इतने सवालों का जवाब कैसे दे, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। दोनों वाहन से उतरकर बाहर आ जाते हैं। परी हवेली को देखती है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी कलाकारी हुई है। परी हवेली में बनी कलाकारी को निहार रही होती है। तभी उसकी नजर हवेली के दाहिने ओर की गई कलाकारी पर जाती है। यह वैसी ही होती है जैसे कि गांव के हर घर में परी और भव्य ने देखी थी। परी हवेली की ओर जाने लगती है। भागीरथ भी उसके साथ हवेली की ओर चल पड़ता है।
वह दोनों हवेली के बाहर खड़े होते हैं। परी आगे बढ़ती है और हवेली पर बनी कलाकारी को अपने हाथों से छूने की कोशिश करती है। भागीरथ यह देखकर तुरंत चिल्लाता है, रुको राजकुमारी। परी पीछे देखती है कि वह क्या कह रहा है। तभी परी का पैर फिसलता है और परी का हाथ सीधे दाहिने ओर बनी कलाकारी पर जाता है। भागीरथ फिर चिल्लाता है, राजकुमारी सा। तभी परी को जोर का झटका लगता है। झटका इतना जोर से लगता है कि परी उछलकर गिरती है। वहीं भागीरथ भी उसे अपनी पूरी ताकत से बचाने के लिए आगे बढ़ता है। किसी तरह भागीरथ उसे पकड़ लेता है, पर परी बेहोश हो जाती है। भागीरथ पहली बार परी को इतने करीब से देखता है। कितना जाना पहचाना चेहरा है। इतने समय तो ऐसा कुछ नहीं लगा। राजकुमारी सा को चोट लगी तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, भागीरथ यह सोच रहा होता है और साथ में परी को बेहोशी से उठाने की कोशिश भी कर रहा होता है। परी को होश आता है। आह! परी अपना सिर पकड़कर उठती है। आप ठीक हैं? भागीरथ परी से पूछता है। हाँ ठीक हूं मैं, परी जवाब देती है। क्या हुआ था मुझे? यह सब क्या था? मुझे अचानक से झटका कैसे लगा? भागीरथ परी को यह सब बोलते हुए देखकर हैरान रह जाता है। यह क्या कह रही हो आप? आपको तो सब पता है, फिर भी आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? आपको हवेली के पास नहीं जाना है। आपके साथ जो बचपन में हादसा हुआ वह भूल गई क्या आप? अगर आप हवेली के पास गई तो आपकी जान भी जा सकती है। यह सब भूल गई क्या आप? परी को कुछ नहीं सूझता। वह तुरंत कहती है, सब याद है मुझे, सब याद है। तो क्यों गई आप हवेली के पास? हवेली के पास गई तो कुछ नहीं, हवेली को छूने की कोशिश भी की आपने। याद नहीं है क्या? इस हवेली को सिर्फ उसके असली हकदार ही छू सकते हैं। आपके पिताजी ने जो इस हवेली को हड़पने के लिए साजिश की थी, उसका अंजाम कितना बुरा हुआ था, शायद आपको वह भी याद नहीं होगा। मेरे पूरे परिवार को उन्होंने जिंदा जला दिया था। मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने तबाह हो गया था। नहीं भूला हूं मैं यह सब। अंतिम समय में मेरी माँ के मुख से जो आपके परिवार के लिए श्राप निकला, उसका नतीजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। आपका पूरा परिवार तबाह हो गया, खत्म हो गया। आप और आपके भाई साहब बेकसूर थे, नादान थे, तो बच गए। यह सब याद है या नहीं? हाँ हाँ सब याद है, परी कहती है। कुछ नहीं भूली हूं मैं, परी हड़बड़ाते हुए जवाब देती है। याद है तो क्यों उस पवित्र निशान को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ी थी आप? मैंने रोका भी आपको, पर आपको सुनना नहीं था। भागीरथ गुस्से से परी से यह सब कहता है। परी बात को पलटने के लिए कहती है कि मैं तो बस दूर से ही यह सब देख रही थी। इस हवेली के द्वार को कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। यह कैसे खुलेगा? कोई जगह नहीं दिख रही है जहां से यह खुले। भागीरथ हंसता है परी के सवाल पर। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? आप सब कुछ भूल गई हैं, भागीरथ परी से कहता है। यह द्वार मेरे अलावा कोई और नहीं खोल सकता, क्योंकि इस हवेली का इकलौता वारिस मैं हूं। यह देखिए, इस द्वार को मैं कैसे खोलता हूं। परी भागीरथ को द्वार खोलता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। सच में आपके अलावा कोई और इस द्वार को खोल ही नहीं सकता था। परी के मुख से यह शब्द निकलते हैं। भागीरथ हवेली का द्वार खोलता है तो परी देखकर हैरान रह जाती है। भागीरथ दाहिनी ओर बने निशान पर अपना हाथ रखता है। उसके निशान पर हाथ रखते ही हवेली का द्वार अपने आप खुल जाता है। परी हवेली से काफी दूर खड़ी होती है, पर वह सब देख पा रही होती है। हवेली का द्वार खुलते ही एक तेज स्वर परी को सुनाई देता है, एक लोरी की आवाज। भागीरथ द्वार खोलता है तो उसको एक लोरी की आवाज सुनाई देती है। भागीरथ बड़ा खुश होता है। माँ, माँ कहाँ हो आप? भागीरथ यह बोलते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। परी को भागीरथ अब दिखाई नहीं देता है। भागीरथ हवेली में जाता है, वहां अब उसे कोई भी लोरी की आवाज सुनाई नहीं देती है। भागीरथ फिर भी पुकारता है, माँ, माँ आप कहाँ हो? एक तेज रोशनी के साथ भागीरथ को एक आवाज सुनाई देती है। पुत्र भागीरथ, कई बरसों से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इस रोशनी के साथ जाओ, वहां तुम्हें हमारी कुल देवी के दर्शन करने हैं। भागीरथ रोशनी के साथ जाता है। वहां एक मंदिर होता है, कुल देवी का मंदिर। बंद हवेली में भी चमचमाता हुआ रोशनी से तरबतर मंदिर। भागीरथ नतमस्तक होकर कुल देवी के दर्शन करता है।
जैसे ही भागीरथ कुलदेवी के दर्शन करके उठता है उसे सब याद आ जाता है। भागीरथ ही भव्य है, वह तो भव्य है। बाहर जो राजकुमारी है वह परी है। उसने जो हवेली के मंदिर के दर्शन शादी से पहले नहीं किए वह मंदिर कुलदेवी का था। तभी भागीरथ को फिर से उसकी माँ का स्वर सुनाई देता है, पुत्र भागीरथ, कुलदेवी के दर्शन करने से तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। यह राजपाट सब तुम्हारा होगा। अपने नए जीवन की शुरुआत में तुमने अकेले ही इस मंदिर के दर्शन किए हैं, तो आज से इस खानदान की यही प्रथा होगी। इस कुल के आने वाले पीढ़ियों के वंशज शादी से पहले ही इस हवेली के मंदिर के दर्शन करेंगे। ऐसा करने पर ही उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का अंत होगा। भागीरथ को सब समझ आ जाता है। उसे यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए ही सरपंच जी ने तथा उन साधु पुरुषों ने भेजा है। सर्वप्रथम यहीं से इस प्रथा की शुरुआत हुई, इसलिए मेरे दर्शन करना मान्य होगा। परी अभी भी बाहर ही खड़ी होती है। भागीरथ बाहर जाता है, परी को सब बताता है। वह परी से वापस चलने को कहता है, किताब की दुनिया से बाहर चलने को कहता है। परी कहती है कि पहले राजकुमार से बात करते हैं, यहाँ सब कैसे चलेगा। भागीरथ कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे आने से पहले भी सब चल रहा था, वैसे ही अपने आप चलेगा। अब भी हमारा काम हो गया है, हम इसलिए ही यहाँ आए थे। वहाँ पर उस किताब का द्वार भी 24 घंटे के लिए ही खुला है। अगर हम समय से नहीं पहुंचे तो वह भी बंद हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो आप, हमें चलना चाहिए, पर कैसे जाएं? परी कुछ देर सोचती है, फिर उसे कुछ याद आता है। वह जादुई थैले में फिर से हाथ डालती है, पर इस बार वहां उसे कुछ नहीं मिलता। अब दोनों को ही समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी जादुई बक्सा याद आता है। दोनों उस जादुई बक्से को पकड़कर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं और मन ही मन अपनी कुल देवी को याद करते हैं। तभी एक तेज रोशनी होती है। परी और भव्य किताब की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। वहां पहले से ही सभी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन सबको एहसास हो जाता है कि वह दोनों आने वाले हैं। वहां भव्य के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। वह भी भव्य और परी का इंतजार कर रहे होते हैं। भव्य और परी को सही सलामत देख सब खुश होते हैं। भव्य और परी को धीरे धीरे होश आने लगता है। अब वह पूरी तरह से होश में आ जाते हैं। भव्य और परी अपने माता पिता को देखकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। भव्य अपने पिता को देखकर कहता है कि आप ठीक हो ना? आपको जेल से किसने छुड़वाया? बेटा, जिसने केस किया उसको अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने केस वापस ले लिया। वहां से छूटते ही मैं और तुम्हारी माँ सीधे यहाँ पर आ गए। सरपंच जी और उनके साथ वह साधु पुरुष अब अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाते हैं। राजा भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वह साधु पुरुष कहते हैं कि अब हमारा काम खत्म हुआ। इन दोनों बच्चों को हवेली वाले मंदिर के दर्शन करवाने जरूर ले जाना। पहले भव्य दर्शन करें, फिर परी इस बात का ख्याल रखे। अब हम चलते हैं। सब उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते हैं। भव्य, परी और माता पिता सरपंच जी को भी धन्यवाद अदा करते हैं और वहां से निकलकर हवेली वाले मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मंदिर में जाने से पहले उन्हें रास्ते में गीता मिलती है। इस बार वह भव्य और परी को देखकर मुस्कुराती है। भव्य और परी भी उसे देखकर मुस्कुराते हैं। वह दोनों गीता के पास जाते हैं। गीता अपने हाथ का निशान दिखाकर कहती है कि इस निशान के बारे में पूछा था ना तुमने? यह उन्हीं कुल देवी का निशान है जिसकी कृपा तुम दोनों को मिली है। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर के दर्शन के बाद भव्य और परी अब तैयार होते हैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं अपनों के साथ। अपनों के पास है उजियारा, वहीं पर चाहे दिन हो या रात। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह मेरा दूसरा चैनल है। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से इस चैनल पर भी नई नई कहानियां आती रहेंगी। तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही कहानी कैसी लगी आपको, इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।